सूक्ष्म शिक्षण, जिसे माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक शिक्षण कौशलों का उपयोग होता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह अवधारणा कि शिक्षण की एक जटिल प्रक्रिया को सरलतम प्रक्रिया में विभक्त किया जा सकता है और इस सरलतम प्रक्रिया की सहायता से एक एक करके वांछित कौशल का विकास होता है। इस प्रकार एक बार में एक एक करके कौशलों को अंत में एक साथ जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति होती है। परिभाषाएं, जिसमें एलन महोदय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना होता है, जिसमें अलग अलग कौशल को पहले अलग अलग सीखा जाता है और उसके बाद एक करके सामूहिक रूप से सीखा जाता है। बी के पासी के अनुसार उसमें सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार, जिसमें प्रस्तावना कौशल, श्यापट कौशल, प्रश्न कौशल, पुनर्बलन कौशल एवं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। जिसमें से पहला कौशल प्रस्तावना कौशल क्या होता है। प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम कौशल है जिनको शिक्षण प्रक्रिया में छात्र अध्यापकों को शिक्षण हेतु तैयार करने के लिए सिखाया जाता है। प्रस्तावना कौशल में छात्रों में शुरुआती प्रश्न पूछने की प्रक्रिया के कौशल का विकास किया जाता है, जिसमें उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि किसी भी प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व उस प्रकरण से संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछे जिससे उत्तर सरलता से दे सके। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत जो कि बच्चों का पूर्व ज्ञान है उसकी जांच के लिए ये कौशल प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावना कौशल में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसमें ये जानकारी दी हुई है। प्रस्तावना प्रश्नों की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए जिससे छात्र प्रश्न को आसानी से समझकर उत्तर दे सकें। प्रस्तावना प्रश्नों को क्रमबद्ध होने चाहिए। प्रत्येक प्रश्न से उत्पन्न उत्तर के आधार पर ही अगले प्रश्न का निर्माण किया जाना चाहिए, अर्थात प्रश्न का निर्माण जेड फॉर्म में किया जाना है। जैसे उत्तर से प्रश्न, प्रश्न से वापस उत्तर आएगा, उससे वापस दूसरा प्रश्न बनेगा जेड फॉर्म में। जेड फॉर्म में किया जाना उचित होगा। प्रश्न का प्रवाह उचित गति के साथ होना चाहिए। शिक्षक को अपनी आवाज़ ऊंची एवं स्पष्ट रखनी चाहिए जिससे पीछे बैठे छात्र आसानी से स्पष्टता के साथ सुन सकें। प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से, पूर्व ज्ञान का उपयोग कैसा हो रहा है, उचित युक्ति एवं साधनों का उपयोग कैसा हो रहा है, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथन एवं विषय वस्तु एवं उद्देश्य से प्रश्नों का संबंध कैसा है, प्रस्तावना की अवधि कितने मिनट की है। उसके बाद श्यामपट्ट कौशल, जिसमें अध्यापक शिक्षण कार्य के दौरान विभिन्न प्रकार के सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री या दोनों का उपयोग करता है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत श्यामपट्ट का अत्यधिक महत्व है। श्यामपट्ट को अध्यापक का सबसे निकट मित्र कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के दौरान जब भी कोई स्थल आता है तो श्यामपट्ट एक निकट मित्र की तरह सदैव उपस्थित रहता है। अध्यापक उस पर चित्र बनाकर, रेखा चित्र बनाकर, तालिका बनाकर, बिंदुओं को लिखकर, शब्दों का विश्लेषण करके अपनी बात को स्पष्ट कर सकता है, विषय में सरलता बना सकता है। श्यामपट्ट उपयोग में बरती जाने वाली सावधानियाँ कौन सी है। शिक्षण से पूर्व श्यामपट्ट को साफ करें। थोड़ा तिरछा होकर लिखना चाहिए, चौक की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। लिखते समय साथ साथ बोलते रहें। लेखन वर्तनी शुद्ध हो। श्यामपट्ट कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं। श्यामपट्ट कार्य संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिए। रंगीन चौक का प्रयोग होना चाहिए। मुख्य बिंदु एवं शब्दों का रेखांकन या अंडरलाइन किया जाना चाहिए। चित्र एवं रेखाचित्र उपयुक्त होने चाहिए। वाक्य सीधी पंक्ति में लिखे जाने चाहिए। उसके बाद प्रश्न कौशल, जिसमें प्रश्न पूछना शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधा है। प्राचीन समय में अपने शिष्यों को सिखाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता था। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य की परीक्षा प्रश्नोत्तर विधि से ही लेता था। अपनी शंकाओं का समाधान भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से करता था। प्रश्न कौशल का उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत करना, तर्क शक्ति का विकास करना, व्यक्तिगत कमियों का पता लगाना, चिंतन शक्तियों को जागृत करना। प्रश्न कौशल के घटक, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, प्रकरण से संबंधित होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, सुवाक्य होने चाहिए, सुवाच्य होने चाहिए। प्रश्नों की आवृत्ति होनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या कैसी है, क्रमबद्धता, उच्चारण, प्रश्नों का समान। पुनर्बलन कौशल,
पुनर्बलन कौशल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावशाली तथा तीव्र करने में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। शिक्षक की वह क्रिया को प्रभावशाली व तीव्र करने में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। शिक्षक की वह क्रिया जो छात्रों को अनुक्रिया को प्रोत्साहित करती है उसे पुनर्बलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अध्यापक का वह व्यवहार जिससे छात्रों को पाठ के विषय में भाग लेने हेतु एवं प्रश्न के सही उत्तर देने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो उसे पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन सक्रिय प्रतिक्रिया की संभावना में वृद्धि करने में सहायक होता है, उसे सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। नकारात्मक पुनर्बलन, इस पुनर्बलन का प्रमुख उदाहरण दंड है। इस प्रकार के पुनर्बलन में प्राणी बचना चाहता है। पुनर्बलन कौशल के घटक: सकारात्मक शाब्दिक कथन प्रयोग, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक कथन प्रयोग, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, छात्रों का उत्साहवर्धन, पुनर्बलन का सही समय पर प्रयोग, पुनर्बलन का अनुचित समय पर प्रयोग, पुनर्बलन कथनों में विविधता, सभी बातों के लिए पुनर्बलन। उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन कौशल। सामान्य एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कोई अपेक्षित अनुक्रिया की प्राप्ति के लिए किसी विशेष उद्दीपक का प्रयोग करता है। प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट की ओर इशारा करना, चित्र व वस्तु दिखाना आदि इस तरह के उद्दीपक है। इसकी सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान, इनकी सहायता से मतलब जो प्रश्न पूछता है, श्यामपट्ट की तरफ इशारा करता है, अपनी की जगह इनकी सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित तथा केंद्रित करने का प्रयास करता है। किसी उद्दीपक का लंबे समय तक उपयोग करने अथवा उनकी पुनरावृत्ति करते रहने से उनकी प्रभावशीलता समाप्त हो जाती, अरुचि होने अथवा ध्यान हटने का भी वह कारण बन सकता है। इस अवस्था में उद्दीपक के प्रयोग में परिवर्तन कौशल लाना अध्यापक के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक: अध्यापक की गतिशीलता, अध्यापक के हाव भाव, स्वर में परिवर्तन, ध्यान केंद्रित करना, अंतक्रिया शैली में परिवर्तन, दृश्य सर्वे परिवर्तन, विराम, विद्यार्थियों की सहभागिता।